सावन में गरीब बहू की देसी, अमीर बहू की विदेशी रसोई। अरे बहू, सुबह सुबह की चाय मिलेगी या नहीं? हाँ, जल्दी से कोई गर्मा गर्म चाय पिला दो भाई। हाँ हाँ, मुझे भी ब्लैक टी भेज दो, ऑफिस के लिए निकलना है, बहुत देर हो गई है। ससुराल वालों की आवाज सुनकर कल्पना अपनी देसी रसोई में चूल्हे पर चढ़ी चाय को कपों में छानकर ट्रे में सजाती है और देसी रसोई से बाहर निकलती है। वहीं दूसरी तरफ विद्या अपनी मॉड्यूलर रसोई में चाय की इलेक्ट्रिक केटल में ब्लैक टी बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। अरे भगवान, एक तो मैं अपनी दो तरह की बहुओं से परेशान हूँ। एक बहू की बिल्कुल देसी रसोई है और दूसरी बहू की बिल्कुल विदेशी रसोई। जब गांव से बड़ी बहू को लेकर आई थी तब कल्पना ने हमारे घर में अपनी देसी रसोई बनाई और सबको देसी तरीके से खाना खिलाया। चाय भी उसी देसी तरीके से बनाती है। और दूसरी तरफ अमीर बहू आई जिसने अपनी जेठानी की देसी रसोई को स्वीकार ही नहीं किया और विदेशी रसोई बनवा ली। अब चाय भी विदेशी अंदाज में पिलाती है। छोटी बहू, ये केतली क्यों लेकर आ गई? अब क्या इसमें चाय पियेंगे? नहीं मामी जी, केतली में चाय नहीं पियेंगे। चाय तो कप में ही पियेंगे। केतली में चाय इसलिए रखी है ताकि चाय ज़्यादा देर तक गर्म रहे। जिसे दूध वाली चाय पीनी है वो दूध वाली चाय ले सकता है और जिसे ब्लैक टी पीनी है वो ब्लैक टी ले सकता है। सबकी पसंद का ध्यान रखा है। अच्छा हुआ ना माँ, तुम्हें दो तरह की बहुएं मिल गईं। अब तुम्हारे घर में दो तरह की रसोई भी है। देसी रसोई में खाने का मन करे तो देसी रसोई में चली जाना और विदेशी रसोई में खाने का मन करे तो विदेशी रसोई में चली जाना। तुम्हारा घर तो पूरा रेस्टोरेंट बन गया है। देवरानी जी, आप अपनी ब्लैक टी में दूध मत मिलाइए। मैंने तो मम्मी पापा के लिए दूध वाली चाय बनाई है। चाय में अदरक, इलायची, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता, काले मिर्च और लौंग डाली है और चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया है। मम्मी पापा को पिला देती हूँ। ऐसी चाय सेहत के लिए अच्छी होती है और तबीयत भी खराब नहीं होती। सेहत बनेगी तब ना तबीयत खराब होगी। तुम्हारी इस देसी रसोई में किसी की सेहत बन ही नहीं सकती। मेरी विदेशी रसोई ज़्यादा अच्छी है। मैंने सिर्फ एक बार चाय बनाई और उसी में ब्लैक टी भी है और चाहो तो दूध वाली चाय भी बनाई जा सकती है। इसके अलावा भी मेरी विदेशी रसोई ज़्यादा अच्छी है। वैसे भी ये ब्लैक टी मैंने खुद के लिए और अमित के लिए बनाई है। बाकी सब दूध वाली चाय ही पीते हैं, जिसे जो पीना है पिए। सास सावित्री और ससुर मधुसूदन कल्पना के हाथों की देसी चाय पीते हैं। वहीं कौशिक और अमित विद्या की बनाई ब्लैक टी पीते हैं। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन की शुरुआत होती है। सावन का पहला सोमवार आता है। सावित्री दोनों बहुओं को बुलाकर रसोई के बारे में समझाती है। बहुओं, आज सावन का पहला दिन है। मैं चाहती हूँ कि आज घर में ऐसा खाना बने जिसमें बिल्कुल भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना हो। और सिर्फ आज नहीं, जब तक सावन चल रहा है तब तक घर में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा। न लहसुन, न प्याज और न ही कोई विदेशी खाना बनेगा। ठीक है माँ जी, जैसा माँ जी आप कहेंगी वैसा ही खाना बनेगा। अब मैंने सब कुछ काट कर रख दिया है। लहसुन, प्याज और बाकी सारी चीजों की कटिंग पहले ही कर ली है। अब क्या सब फेंक दूं? मैं तो इन्हीं चीजों से खाना बनाऊंगी। मुझसे कोई देसी खाना नहीं बनेगा और ना ही मुझे ऐसा खाना बनाना आता है। कल्पना अपनी देसी रसोई में जाकर पूरी, आलू की सब्जी, खीर और सावन के दूसरे पकवान बनाती है। साथ में बेल का शरबत तैयार करके सारा खाना सजा देती है। वहीं विद्या अपनी विदेशी रसोई में पिज्जा, पास्ता और चाइनीज खाने के कई पकवान बनाकर तैयार कर लेती है। बहुओं, तुम लोगों ने जो जो खाना बनाया है उसमें से थोड़ा थोड़ा भोग लगाने के लिए अलग रख देना। आज सावन की पूजा है, पंडित जी आते ही होंगे। पूजा की सारी तैयारी भी करनी है। सावित्री मंदिर की सफाई करती है। पुराने फूल और पुरानी चुनरी हटाकर मंदिर को साफ करती है और पूजा की जगह को सजा देती है। बहुओं, यहाँ आकर चौकी लगा दो और चौकी पर स्वास्तिक बना दो। कल्पना और विद्या चौकी लगाकर स्वास्तिक बनाती हैं और पूजा की बाकी तैयारियां पूरी करती हैं। पंडित जी और परिवार के लोग पूजा के लिए बैठते हैं। पूजा पूरी होने के बाद सावित्री दोनों बहुओं से भोग लगाने के लिए कहती है। बेटा, तुम लोगों ने आज जो भी पकाया है भोग लगाने के लिए लेकर आओ। सावित्री दोनों बहुओं से भोग लाने के लिए कहती है। कल्पना और विद्या अपनी अपनी थालियां लेकर आती हैं। सावित्री पहले कल्पना की थाली देखती है। अरे वाह बहू, तुमने तो सावन की पूजा के लिए बहुत अच्छे पकवान बनाए हैं। पूरी, आलू की सब्जी, खीर और बेल का शरबत भी बनाया है। बिल्कुल घर के त्योहार जैसा खाना तैयार किया है। सावित्री दूसरी थाली की तरफ देखती है। थाली में पिज्जा, पास्ता और चाइनीज पकवान देखकर सावित्री नाराज हो जाती है। अरे बेटा विद्या, मैंने तुमसे मना किया था ना कि घर में इस तरह का विदेशी खाना नहीं बनेगा। सावन शुरू हो गया है और सावन में हमारे घर में ऐसा खाना नहीं पकाया जाता। फिर तुमने ये सारी चीजें क्यों बना ली? अरे माँ जी, मैंने सारी चीज़ों की कटिंग पहले ही कर ली थी।
अब आपने कहा तो क्या मैं सारी चीजें फेंक कर फिर से नई तैयारी करती? वो मुझसे नहीं हो पाता। ऊपर से मुझे ये देसी खाना बनाना आता भी नहीं है। अब जो आता है वही तो बनाऊंगी। अरे देखो तो कैसी बहू आई है, बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। सही कह रहे हो विमला, सास इतने प्यार से समझा रही है और बहू उल्टा जवाब दे रही है। देखो बड़ी बहू ने कितना अच्छा खाना बनाया है। तुम्हें भी बड़ी बहू से कुछ सीखना चाहिए। सावन के समय घर में ऐसा ही खाना बनना चाहिए। माँ जी, इन्होंने कभी अमीरों वाला खाना देखा है क्या? विदेशी खाना अपनी आंखों से देखा तक नहीं होगा, बनाना तो बहुत दूर की बात है। इन्हें तो बचपन से वही गरीबों वाला उबला सादा खाना खाने की आदत है। अब वही खाना बनाकर आप लोगों को खिला रही हैं और आप लोग भी उसी गरीबों वाले खाने में खुश हैं। विद्या इतना कहकर वहां से चली जाती है। आसपास बैठे पड़ोसी विद्या की बात सुनकर सावित्री और कल्पना की तरफ देखने लगते हैं। देख बहन, किसी विदेशी लड़की घर में लेकर आए हैं, पढ़ी लिखी होने का घमंड तो देखो, बड़ों से बात करने की भी तमीज नहीं है। हाँ बहन, और एक तरफ देखो गांव से आई हुई कल्पना है, कितनी संस्कारी और सभ्य लड़की है। सास ससुर की बात का कितना सम्मान करती है। जैसा कहा गया वैसा ही खाना बनाकर भगवान के भोग के लिए लेकर आई है। सच कह रही हो, ऐसी बहू घर की इज्जत बढ़ाती है। अपनी तारीफ सुनकर कल्पना हल्का मुस्कुरा देती है, लेकिन विद्या की बात याद आते ही चिंता में पड़ जाती है। विद्या अगर इसी तरह बड़ों से बात करती रही तो कहीं हमारे ही घर का नाम खराब ना हो जाए। मुझे विद्या को समझाना पड़ेगा। कल्पना अपनी देसी रसोई में चली जाती है। विद्या अपने कमरे में पहुंचती है कि तभी विद्या को उसकी सहेली अनन्या का फोन आ जाता है। अरे विद्या, बहुत टाइम हो गया मिले हुए। तुम्हारी शादी भी हो गई और मैं बिजनेस ट्रिप पर बाहर गई हुई थी, इसलिए तुम्हारे घर आ भी नहीं पाई। अब हमने प्लान बनाया है कि एक दिन सब मिलकर तुम्हारे घर आएंगे। तुम बताओ कब आए? अरे तुम्हारा जब मन करे तब आ जाओ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का घर है। बस तो फिर हम कल ही तुम्हारे घर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तुम सबका स्वागत है। फोन काट कर रात को अमित के काम से घर लौटने के बाद विद्या उसके पास जाती है और उससे कहती है, अमित, कल मेरी सहेली आ रही है, लेकिन माँ जी ने पूरे सावन में घर में लहसुन प्याज का खाना बनाने से मना किया हुआ है। अब मेरी सहेली आएंगी तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? अरे तुम्हारी सहेलियों को भी तो पता है कि सावन चल रहे हैं, वो भी तो धार्मिक रीति रिवाजों को मानती है ना। तुम उन्हें समझा देना और ऐसा खाना बना देना जो उन्हें अच्छा भी लगे और घर की रीति रिवाजों पर भी कोई आंच ना आए। ठीक है, देखूंगी। आप भी हमेशा मम्मी जी का ही साथ देते हो। अमित कमरे से बाहर चला जाता है। विद्या कुछ देर अकेली बैठी रहती है और मनी मन अपनी सहेलियों के बारे में सोचती है। मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मेरी सहेलियाँ पहली बार मेरे ससुराल आ रही है। अगर मैंने कुछ अच्छा खाना नहीं खिलाया तो सब मेरा कितना मजाक उड़ाएंगी और मेरे बारे में कितना भला बुरा कहेंगी। जाने दो, मैं तो अपने हिसाब का ही खाना बनाऊंगी। कल मेरी सहेली आएंगी तब देखूंगी क्या होता है। इतना सोचकर विद्या सो जाती है। अगले दिन सुबह विद्या उठकर अपनी विदेशी रसोई में जाती है। अपने लिए चाय बनाकर बैठकर चाय पीती है। अब फिश बनाने का सामान लेने कैसे जाऊं? अगर सामान लेने गई तो मम्मी जी ने देख लिया तो फिर घर में हंगामा हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। विद्या मोबाइल से मांस, मछली और कई तरह के चाइनीज खाने का सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। कुछ ही देर में सारा सामान पैकेट में बंद होकर घर पहुंच जाता है। पार्सल मिलते ही विद्या जल्दी से दरवाजा बंद करती है और दबे पांव रसोई में पहुंचकर अपनी सहेलियों के लिए एक के बाद एक पकवान बनाने लगती है। वो मछली तलती है, पिज्जा और चिकन बर्गर तैयार करती है। कुछ ही देर में खाने की तेज खुशबू पूरी रसोई से निकलकर घर में फैलने लगती है और खिड़की के रास्ते बाहर तक पहुंच जाती है। कमला, ये कैसी महक आ रही है? मुझे तो लगता है जैसे किसी के घर में मांस मच्छी पक रही है। मुझे भी यही लग रहा है बहन, लेकिन सावन चल रहा है, इस समय कौन ऐसा खाना बना रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के घर में चोरी छिपे मांस मच्छी पक रहा हो? अरे अगर ऐसा हुआ ना तो पूरे मोहल्ले में आज इसी बात की चर्चा होगी। धीरे धीरे आसपास बैठे पड़ोसी भी महक महसूस करने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे अब तो महक और तेज हो गई, पक्का किसी के घर में मांस मच्छी ही पक रही है। सावन में भी किसी को भगवान का डर नहीं है। पता नहीं किसके घर में ऐसी दावत चल रही है। घर के अंदर भी महक पहुंचती है। कल्पना अपनी देसी रसोई में काम करते करते कुछ पल के लिए रुकती है और विद्या की रसोई की तरफ देखती है। ये कैसी महक आ रही है? लगता है विद्या की रसोई में कुछ अलग ही पक रहा है। इतने में विद्या की सहेलियां भी आ जाती हैं। वो अपनी सहेलियों के सामने खाना सजाकर रखती है। बाहर पड़ोसियों की बातें सुनाई देती हैं। विद्या, बाहर लोग तुम्हारे घर के खाने की महक की बातें कर रहे हैं। तूने इतना सारा खाना बना डाला?
अरे तुम लोग पहली बार मेरे ससुराल आई हो, अब तुम्हारे लिए इतना तो बनता ही है। तुम लोग बस खाना खाओ और मज़े करो, बाहर कौन क्या बोल रहा है उसकी चिंता मत करो। ठीक है, लेकिन आज तो तूने सच में पूरी दावत लगा दी है। बाहर पड़ोसियों के बीच विद्या की रसोई को लेकर चर्चा बढ़ती जाती है, जबकि विद्या अपनी सहेलियों के साथ कमरे में बैठकर खूब एंजॉय करती है और सभी मिलकर तरह तरह के पकवानों का आनंद लेती हैं। वहीं कल्पना दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। तभी उसकी नजर रसोई में रखे मांस, मछली और तरह तरह के विदेशी पकवानों पर जाती है। अगर माँ जी को पता चल गया कि विद्या ने सावन में घर के अंदर मांस, मछली और विदेशी खाना बनाया है तो माँ जी बहुत नाराज होंगी। कल्पना बाहर निकलकर देखती है कहीं सावित्री को इस बात की भनक तो नहीं लगी। तभी पड़ोसन कल्पना को रोक लेती है। अरे कल्पना, तुम्हारे घर से ये कैसी अजीब महक आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मांस मछली पक रही हो और साथ में विदेशी खाना भी बनाया गया हो। कहीं तुम्हारी देवरानी ही तो मांस मछली नहीं पका रही? अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। वो मांस मछली नहीं पका रही है। वो क्या है ना, विद्या की कुछ सहेली आई हुई है, वो लोग अपने साथ कुछ खाना लेकर आई है। शायद वही खाना गर्म कर रही थी, इसलिए महक बाहर आ गई। वैसे विद्या ने भी मना कर दिया है कि अभी सावन चल रहा है, इसलिए ये खाना नहीं खाएंगे। कल्पना की बात विद्या अपने कमरे की खिड़की से सुन लेती है। विद्या कुछ पल चुप रहती है और कल्पना के बारे में सोचती है। मैं हमेशा जेठानी जी को नीचे दिखाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जेठानी जी मेरी कितनी मदद करती हैं। आज भी मेरी बात छिपाने के लिए पड़ोसियों के सामने झूठ बोल रही हैं। विद्या कुछ देर बाद बात को नजरअंदाज करके सहेलियों के साथ हंसते हुए बातें करने लगती है। वहीं कल्पना पड़ोसन से बात खत्म करके अपनी देसी रसोई में चली जाती है और शाम के खाने की तैयारी करने लगती है। कुछ देर के बाद सावित्री घर आती है और घर में फैली तेज महक महसूस करके चौंक जाती है। अरे बाप रे, ये कैसी महक आ रही है? घर में ऐसी बदबू क्यों फैली हुई है? आखिर घर में क्या पकाया है? पड़ोस में भी चर्चा हो रही है कि हमारे घर में कुछ ऐसा पक रहा है। सावित्री की आवाज सुनकर कल्पना अपनी देसी रसोई से बाहर आती है। क्या हुआ माँ जी? कैसी बदबू आ रही है बहू? घर में आखिर क्या पक रहा है? अब कुछ नहीं माँ जी, विद्या की कुछ सहेली आई है, वो अपने साथ कुछ खाना लेकर आई थी। उन्हें शायद सावन के बारे में पता नहीं था। अब मेहमान है इसलिए उनसे कुछ कह भी नहीं सकते। ऊपर कमरे में बैठी विद्या पानी लेने के लिए नीचे आती है। विद्या सावित्री को गुस्से में देखकर रुक जाती है। माँ जी, विद्या की सहेलियाँ कमरे में हैं, उनके सामने कुछ मत कहिएगा, कहीं विद्या को बुरा न लग जाए। विद्या सारी बातें सुनती है और बिना कुछ कहे चुपचाप रसोई में चली जाती है। कल्पना भी पीछे पीछे रसोई में पहुंचती है। विद्या, माँ जी को कुछ शक हो गया है कि रसोई में कुछ पकाया गया है। प्लीज माँ जी को मत बताना, नहीं तो माँ जी तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगी। एक काम करते हैं, फटाफट रसोई साफ कर लेते हैं। माँ जी ने अगर सब कुछ देख लिया तो बहुत नाराज होंगी। जरूरत नहीं है जेठानी जी मेरी रसोई में तुम्हें कुछ भी करने की, मैं अपनी रसोई खुद साफ कर लूंगी। विद्या पानी की बोतल लेकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। विद्या सहेलियों को पानी पिलाती है। तुम लोग पानी पी लो, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ, तुम लोग तब तक बातें करो। विद्या अपनी विदेशी रसोई में जाकर पूरी रसोई की सफाई करने लगती है। कुछ देर के बाद रसोई बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती है। तभी विद्या की सहेलियां नीचे आ जाती हैं। चल विद्या, अब हम लोग भी चलते हैं। काफी देर बातें हो गई और शाम भी होने वाली है, हमें निकलना भी है, वरना घर पहुँचते पहुँचते काफी देर हो जाएगी। ठीक है, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। चलो, मैं तुम लोगों को बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। विद्या सहेलियों को बाहर तक छोड़कर वापस आती है और अपने कमरे में चली जाती है। आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज मैं कोई काम नहीं करने वाली, बस थोड़ी देर आराम करूंगी। विद्या कमरे में आराम करने लगती है। वहीं कल्पना अपनी देसी रसोई में रात का खाना तैयार करती है और खाना बनाकर सबको खाने के लिए बुलाती है। मधुसूदन, सावित्री, कौशिक और अमित एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन विद्या कमरे से बाहर ही नहीं आती। छोटी बहू अभी तक नहीं आई? माँ जी, विद्या की सहेली आई थी, विद्या ने उनके साथ ही खाना खा लिया था, शायद अब रात का खाना नहीं खाएगी। माँ, कल घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, आप कल उनके आने का इंतजाम कर लेना। हाँ माँ, मुझे बता देना क्या क्या सामान लाना है, मैं सुबह ही जाकर सारा सामान ले आऊंगा। हाँ बेटा, सुबह ही सारा राशन ले आना, सावन चल रहे हैं इसलिए सामान भी उसी हिसाब से लाना। घर में लहसुन, प्याज और विदेशी खाना नहीं बनेगा, सावन के हिसाब से ही खाना तैयार होगा। जी माँ, ठीक है, मैं उसी हिसाब से सारा सामान लेकर आऊंगा। और सावित्री, बहुओं को भी समझा देना कल कैसा खाना बनेगा। रात का खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह कल्पना और विद्या नीचे आती हैं और अपनी अपनी रसोई में चाय नाश्ता बनाने लगती हैं। दोनों चाय बनाकर सावित्री के पास लेकर आती हैं।
बहू, आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलकर खाना बनाओ, और खाना बिल्कुल सावन के हिसाब से होना चाहिए। मेहमान भी सावन के महत्व को जानते हैं, इसलिए खाने में सावन के नियमों का पूरा ध्यान रखना। हाँ बहुओं, जो मेहमान आ रहे हैं उनमें कुछ बुजुर्ग भी हैं। वो लोग पूरे सावन महीने में लहसुन प्याज तक का सेवन नहीं करते हैं, इसलिए खाना बनाते समय इन बातों का पूरा ध्यान रखना। ठीक है माँ जी, ठीक है पापा जी। मैं तो गरीबों वाला खाना बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। ना मैं गरीब घर से आई हूँ और ना ही मैं गरीबों वाला खाना बनाऊंगी। विद्या अपनी विदेशी रसोई में चली जाती है। वहीं कल्पना सावन के नियमों के अनुसार ढोकला, साबूदाने की खिचड़ी, पूरी, आलू की सब्जी और सूजी का हलवा तैयार करने लगती है। वो सब्जियों में घी का तड़का लगाती है, लेकिन लहसुन, प्याज और तेल मसालों का इस्तेमाल नहीं करती। कुछ ही देर में कल्पना का सात्विक खाना तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ विद्या नूडल्स, पास्ता, पिज्जा और दूसरे चाइनीज पकवान बनाती है। वो ब्रेड पर लहसुन प्याज का पेस्ट लगाकर उसे भी सेक देती है। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी अपनी बनाई डिश मेहमानों के सामने रख देती हैं। अरे, तुम लोगों ने तो मुझे लहसुन प्याज का खाना खिलाने की कोशिश कर दी। हाँ, तुम लोगों को पता था ना कि मैं पूरे 1 महीने लहसुन प्याज नहीं खाता, फिर भी ऐसा खाना मेरे सामने क्यों रखा? हाँ, क्या तुम लोग मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहती थी? अरे नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलती से हो गया है। शायद हम लोग गलत डिश उठाकर यहाँ ले आए हैं। आप ये वाला खाना खाइए। कल्पना अपनी बनाई हुई डिश खोलकर बुजुर्ग मेहमान के सामने रखती है। लीजिए अंकल जी, आप ये खाना खाइए। इसमें बिल्कुल भी लहसुन प्याज या ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई है। कल विद्या की सहेली आई थी और अपने साथ कुछ खाना लेकर आई थी। शायद उन्हीं डिश में से ये खाना गलती से यहाँ आ गया है। आप बिल्कुल मत खाइएगा। कल्पना लहसुन प्याज वाले पकवानों को उठाकर वापस रसोई में रख देती है और विद्या मिलकर सभी मेहमानों को खाना परोसती है। मेहमान खाना खाते हैं और खाने की खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। किसने बनाया है इतना स्वादिष्ट खाना? अंकल जी, ये खाना हम दोनों ने मिलकर बनाया है और मैंने और विद्या ने मिलकर सारा खाना तैयार किया है। अरे वाह, तुम दोनों बहुओं में तो भाई बड़ी एकता है। मिलजुल कर इतना अच्छा खाना बनाया है। हमेशा इसी तरह साथ रहो और खूब खुश रहो। दूधो नहाओ, पूतो फलो। सच में आज तो मजा आ गया। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। तुम दोनों बहुओं ने दिल लगाकर खाना बनाया है। मेहमानों की बातें सुनकर विद्या कल्पना की तरफ देखती है। कल्पना का व्यवहार देखकर विद्या के मन में कुछ पल के लिए पछतावा आता है। मैं हमेशा जेठानी जी को नीचे दिखाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जेठानी जी हमेशा मेरी तरफदारी करती हैं। आज भी जेठानी जी ने मेरे लिए सारी बात संभाल ली, लेकिन हो सकता है जेठानी जी मेरे दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जेठानी जी की बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। विद्या अपनी सोच में उलझी हुई अपनी विदेशी रसोई में चली जाती है। कुछ देर के बाद मेहमान भी अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम होते ही परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। अमित विद्या के कमरे में आता है और विद्या को समझाता है। विद्या, ये कौन सा तरीका है? हाँ, जब मम्मी जी और पापा जी ने तुम्हें साफ साफ मना किया था कि घर में ऐसा खाना नहीं बनेगा, फिर भी तुमने वही खाना बनाया। तुम्हारी वजह से आज मेहमानों के सामने हमारी फजीहत होते होते बची। वो तो भला हो कल्पना का, जिसने वक्त रहते संभाल लिया और तुम्हें भी बचा लिया। बस सबको हमेशा जेठानी जी की ही तारीफ करनी होती है। मेरी तारीफ तो कोई करता ही नहीं। मैं भी इतनी मेहनत करके अच्छे से अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन किसी को मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती। विद्या नाराज होकर चुपचाप करवट बदलकर सो जाती है। इसी तरह दोनों बहुओं की नोकझोंक में कई दिन बीत जाते हैं। सावन का आखिरी सोमवार आता है। बहुओं, आज सावन सोमवार का आखिरी दिन है और आज मंदिर में भोग चढ़ाया जाएगा। तुम दोनों अपनी अपनी रसोई में भोग के हिसाब से खाना तैयार कर लो। छोटी बहू, तुम खास ध्यान रखना कि खाना बिल्कुल भी विदेशी नहीं होना चाहिए। अगर विदेशी खाना बनाया तो उस खाने को लेकर मंदिर में भोग लगाने मत जाना। विद्या को सावित्री की बात बुरी लगती है। विद्या नाराज होकर अपनी विदेशी रसोई में चली जाती है। कल्पना भी अपनी देसी रसोई में जाकर भोग की तैयारी करने लगती है। कल्पना चावल और गुड़ की खीर, पूरी, साबूदाने की पूरी, भुनी हुई मूंगफली और बेल का शरबत तैयार करती है। सारे पकवान पीतल की थाली में छोटी छोटी कटोरियों में सजाकर भोग के लिए रख देती है। वहीं विद्या चांदी की थाली और चांदी की कटोरियों में बाजार से लाई हुई मिठाइयाँ, रसगुल्ले और तले हुए मखाने सजाती है। साथ में फल भी रखती है और बिना ज्यादा मेहनत किए भोग की थाली तैयार कर लेती है। दोनों बहुएं अपनी अपनी थालियां लेकर मंदिर पहुंचती हैं।
पंडित जी दोनों बहुओं के भोग की थालियां लेते हैं। अरे लाओ बेटियों, भोग लगा देते हैं। पंडित जी कल्पना की कटोरी से एक चम्मच चावल और गुड़ की खीर लेते हैं और विद्या की थाली से एक मखाना लेकर दोनों को मिलाकर भगवान को भोग लगाते हैं। पंडित जी, मेरी थाली में इतना अच्छा भोग था और मैं चांदी की थाली में भोग लेकर आई हूँ। आपने मेरी थाली का भोग उनकी थाली के भोग में क्यों मिला दिया? उन्होंने तो गरीबों वाला भोग बनाया है और मेरा भोग देखिए कितना शाही है। बेटी, भोलेनाथ को शाही भोग से मतलब नहीं है। भगवान मेहनत और श्रद्धा देखते हैं। भगवान सिर्फ चांदी की थाली और तरह तरह के व्यंजन नहीं देखते। बड़ी बहू ने जो भोग बनाया है उसमें मेहनत और श्रद्धा है। तुम्हारी थाली में जो पकवान हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें बाजार से खरीद कर लाई गई हैं। भगवान तुम्हारा भोग स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि भगवान को भोग लगाते समय मेहनत और श्रद्धा सबसे ज्यादा मायने रखती है, चांदी की थाली और शाही पकवान नहीं। पंडित जी की बात सुनकर विद्या को बुरा लगता है। दोनों बहुएं अपनी अपनी थालियां लेकर घर वापस आ जाती हैं। घर पहुंचते ही सावित्री दोनों बहुओं की थालियां देखती है। एक तरफ कल्पना के हाथों से बनाए हुए पकवान होते हैं, दूसरी तरफ विद्या की चांदी की थाली में बाजार से लाए हुए पकवान होते हैं। कौशिक और अमित भी वहीं बैठे होते हैं। दोनों बहुएं अपनी अपनी थालियों से घर वालों को प्रसाद बांटती हैं। अरे, तुम दोनों की थाली का प्रसाद तो एक जैसा है। आधा प्रसाद कल्पना की थाली में है और आधा विद्या की थाली में, और विद्या की थाली का आधा प्रसाद भी कल्पना की थाली में। पंडित जी ने तो दोनों का प्रसाद आपस में मिला दिया। अरे पंडित जी को क्या समझाए कि शाही पकवान क्या होता है? उन्हें तो बस यही दिखाई देगा कि चूल्हा फूंक कर रसोई में खाना बनाया गया है। बस उनका कहना है कि भगवान को वही भोग पसंद आता है जो श्रद्धा से बनाया जाए। हाँ, तो पंडित जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। पंडित जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। हाँ बेटा, पंडित जी ने जो बात कही है ना, वो बिल्कुल 100% की बात कही है। जो खाना श्रद्धा और मेहनत से पकाया जाता है, वो चाहे रूखे चावल ही क्यों ना हो, भगवान को वही सबसे ज्यादा पसंद आता है। बिल्कुल सही कहा। कल्पना ने अपनी मेहनत और श्रद्धा से पूरा भोग तैयार किया है, तभी तो भगवान के भोग में भी वही श्रद्धा दिखाई देती है। बड़ी बहू की तारीफ सुनकर विद्या का चेहरा उतर जाता है। विद्या प्रसाद की थाली वहीं छोड़कर नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। शायद मेरी वजह से विद्या फिर नाराज हो गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी वजह से विद्या को इतना बुरा लगा। कल्पना सबको प्रसाद देकर अपनी थाली लेकर देसी रसोई में चली जाती है। प्रसाद खाने के बाद वो रसोई की सफाई करती है, बर्तन मांजकर, झाड़ू लगाकर और सिलबट्टा धोकर अपनी जगह रख देती है। काम पूरा करके वो कमरे में चली जाती है। थकान के बाद पूरा परिवार अपने अपने कमरों में आराम करने चला जाता है और रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह अचानक विद्या के कमरे से रोने और दर्द के कराहने की आवाज आने लगती है। मुझे बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। अमित जल्दी जाओ, मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा। अमित बाथरूम से निकलकर तुरंत विद्या के कमरे में पहुंचता है। विद्या पेट पकड़कर बिस्तर पर बैठी होती है। आवाज सुनकर सावित्री, मधुसूदन, कौशिक और कल्पना भी कमरे में पहुंच जाते हैं। अरे क्या हुआ विद्या? अचानक इतना तेज दर्द कैसे शुरू हो गया? सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। मुझे नहीं पता, अचानक पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे पेट अंदर से खिंच रहा है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। क्या हुआ विद्या, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? पानी पी लो, शायद थोड़ा आराम मिले। दूर रहो तो मुझसे, तो मुझे मत छुओ। हो सकता है मैंने वो गरीबों वाला प्रसाद खाया था, शायद उसी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। विद्या, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है और भाभी तुम्हारी मदद करने आई हैं, फिर भी तुम उनसे इस तरह की बात कर रही हो। अभी तुम्हें अपनी तबीयत की चिंता करनी चाहिए, बाकी बातें बाद में करना। बस करो तुम दोनों, अभी बहस करने का समय नहीं है। विद्या की हालत ठीक नहीं लग रही, इसे तुरंत अस्पताल लेकर जाना होगा। हाँ बेटा, देर मत करो, भगवान करे कोई बड़ी बात ना हो। जल्दी से डॉक्टर को दिखाकर वापस आओ। अमित और कौशिक विद्या को लेकर अस्पताल जाते हैं। सावित्री भी दोनों बेटों के साथ अस्पताल चली जाती है। मधुसूदन और कल्पना घर पर रह जाते हैं। कल्पना, तू मुझे एक कप चाय पिला दे बेटा। जब तक बच्चे अस्पताल से वापस नहीं आते मन बड़ा घबरा रहा है। भगवान करे विद्या को कुछ ना हुआ हो। कल्पना अपनी देसी रसोई में जाकर चाय बनाती है और चाय लाकर मधुसूदन को देती है। चाय देने के बाद कल्पना मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। हे भगवान, विद्या की तबीयत ठीक करना, विद्या को कोई बड़ी परेशानी ना हो। विद्या ने मेरे साथ चाहे जैसा व्यवहार किया हो, लेकिन विद्या मेरे परिवार का हिस्सा है। भगवान विद्या की रक्षा करना। दूसरी तरफ अस्पताल में डॉक्टर विद्या की जांच करते हैं।
अमित, कौशिक और सावित्री डॉक्टर के कमरे के बाहर चिंता में बैठे रहते हैं। कुछ देर के बाद डॉक्टर साहब आकर परिवार को अंदर बुलाते हैं। डॉक्टर साहब, विद्या को अचानक इतना तेज पेट दर्द क्यों हुआ? सुबह तक तो सब ठीक था। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। जांच में पता चला है कि विद्या को फूड पॉइजनिंग हुई है। लगातार बाहर का खाना और ज्यादा चाइनीज फूड खाने की वजह से इनके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। हे भगवान, इतनी बड़ी परेशानी हो गई और हमें पता तक नहीं चला। एक और जरूरी बात है, विद्या प्रेग्नेंट है। शुरुआती जांच में प्रेगनेंसी की पुष्टि हुई है। विद्या माँ बनने वाली है। क्या विद्या माँ बनने वाली है? भगवान का लाख लाख शुक्र है। सच में डॉक्टर साहब, हम माता पिता बनने वाले हैं। हाँ जी, लेकिन अभी खुशी के साथ सावधानी बड़ी जरूरी है। फूड पॉइजनिंग और गलत खान पान की वजह से विद्या की तबीयत बिगड़ी है। प्रेगनेंसी में ऐसी लापरवाही आगे परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए खाने पीने पर बहुत ध्यान देना होगा आप लोगों को, और डॉक्टर की सलाह के बिना बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को तो कोई खतरा नहीं है ना? मेरी गलती की वजह से बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा? देखिए, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, समय पर इलाज मिल गया है, लेकिन आगे सावधानी बहुत जरूरी है। अगर खान पान पर ध्यान नहीं दिया और बार बार ऐसी परेशानी हुई तो प्रेगनेंसी पर असर पड़ सकता है, इसलिए अभी से अपनी आदतें बदलनी होगी। मतलब अब मुझे बहुत संभल कर रहना होगा? बिल्कुल, अभी से घर का साफ सुथरा खाना खाइए, पर्याप्त आराम कीजिए और बाहर का खाना, खासकर चाइनीज और बहुत मसालेदार खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो दवाइयाँ लिखी गई हैं उन्हें समय पर लेना शुरू कीजिए। देखा विद्या, तुम्हारे खान पान की वजह से आज कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। तुम्हारी तबीयत तो खराब हुई ही, ऊपर से हमारे होने वाले बच्चे को लेकर भी खतरा हो गया है। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे खाने की वजह से इतनी बड़ी परेशानी हो सकती है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे खाने का असर मेरे बच्चे पर भी पड़ सकता है। अब पुरानी बातें छोड़ दो, बस आगे से अपनी और बच्चे की सेहत का ध्यान रखना। भगवान ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, अब इस खुशी को संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर विद्या को दवाइयां देकर खान पान को लेकर जरूरी हिदायत देते हैं। इसके बाद कौशिक दवाइयां लेकर और विद्या को साथ में लेकर घर वापस आ जाते हैं। घर पहुंचते ही बड़ी बहू अपनी सास से पूछती है कि विद्या को हुआ क्या था, और सास सबको सारी बात बताती हैं। विद्या, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब तुम्हें जो भी खाना होगा मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। घर का ताज़ा खाना, घी से बने पकवान और तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से पौष्टिक खाना। मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि तुम्हें खाने की वजह से कोई परेशानी ना हो। और सिर्फ खाना बनाकर नहीं दूंगी, धीरे धीरे तुम्हें भी सिखाऊंगी कि कौन सी चीज़ कब और कैसी बनानी है। तुम बस मन लगाकर खाना और अपना ध्यान रखना। दीदी, मुझे माफ़ करना, मैंने नासमझी में आपका हर बार मजाक बनाया और आपने हमेशा मेरी भलाई चाही। अब मुझे सच में समझ आ गया है कि खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता। मैंने अपनी पसंद के चक्कर में अपनी सेहत के साथ बहुत लापरवाही की। अब मैं आपकी बनाई हर चीज़ मन से खाऊंगी और बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी। नहीं विद्या, अपनों से माफ़ी नहीं मांगते और मैं तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। यही बात सुननी थी विद्या। भगवान ने तुम्हें माँ बनने की खुशी दी है, अब इस खुशी को संभाल कर रखना। घर का खाना खाओगी तो घर वालों का प्यार भी मिलेगा और तुम्हारी सेहत भी ठीक रहेगी। बिल्कुल सही कहा सावित्री ने। और कल्पना, आज तूने फिर साबित कर दिया कि घर में बड़ा होना सिर्फ उम्र की बात नहीं होती, दिल भी बड़ा होना चाहिए। कल्पना ने हमेशा विद्या को समझाने की कोशिश की है, लेकिन आज विद्या ने खुद समझ लिया कि वो उसके लिए कितना अच्छा चाहती है। और अब तो घर में देसी रसोई भी है, तो देसी खाना भी है और खाने वाली नई शिष्या भी मिल गई है। सभी की बातें सुनकर घर का माहौल खुशियों से भर जाता है। विद्या अपनी आने वाली संतान को लेकर खुश होती है और कल्पना विद्या की सेहत को लेकर पहले से ज्यादा सजग हो जाती है। भाई, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हाँ? गलती हो गई तो क्या हुआ? गलती समझ में आ जाए और इंसान सही रास्ते पर लौट आए, यही सबसे बड़ी बात है। माँ जी, पिताजी, दीदी, अब मैं सच में कोशिश करूंगी कि किसी को मेरी वजह से दोबारा चिंता ना हो। अब मेरी रसोई में मांस मछली नहीं बनेगी, चाइनीज़ फूड नहीं बनेगा और बाहर का खाना भी बिल्कुल नहीं आएगा। अब मैं वही खाऊंगी जो मेरे लिए और बच्चे के लिए अच्छा होगा। और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें अकेले कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी देसी रसोई की शुरुआत मेरी देसी रसोई से ही होगी। इसी तरह आज का दिन परिवार की खुशियों और आपसी प्यार के साथ बीतता है। अगले दिन कल्पना विद्या को लेकर अपनी देसी रसोई में आती है।
देखो विद्या, ये सिलबट्टा है। इसमें पत्थर पर मसाले पीसे जाते हैं। मसाले धीरे धीरे पिसते हैं, इसलिए स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। बाजार के तैयार मसालों में मिलावट का डर रहता है, लेकिन घर में साफ मसाले पीसकर इस्तेमाल किए जाए तो खाने का स्वाद और भरोसा दोनों अलग होते हैं। दीदी, मैंने सिलबट्टे पर मसाले कभी नहीं पीसे। मैं तो हमेशा तैयार मसाले इस्तेमाल करती थी। अब सिलबट्टे पर मसाला पीसना भी सीखना। और ये देखो, ये ओखली है। इसमें अदरक और दूसरे मसाले कूटे जाते हैं। कूटी हुई अदरक की खुशबू और स्वाद खाने में बहुत अच्छा आता है। घर के मसालों का पूरा गुण भी खाने में मिलता है। अच्छा दीदी, ये तो मुझे सच में सीखना है। मेरी विदेशी रसोई में इतने सारे सामान थे, लेकिन इन चीज़ों के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। और ये मिट्टी के बर्तन देखो। मिट्टी के बर्तन में पकाया हुआ खाना धीरे धीरे पकता है और खाने का स्वाद बहुत अच्छा आता है। घर के बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए पौष्टिक खाना बनाया जा सकता है। अच्छा दीदी, अब बताइए, मेरी पहली देसी रसोई में मेरे लिए क्या बनाने वाली है? आज तुम्हारे लिए दूध में अलग अलग मेवे डालकर, थोड़ा हल्दी और थोड़ा गुड़ डालकर पौष्टिक देसी खाना बनाऊंगी। तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और आने वाले बच्चे के लिए भी पौष्टिक रहेगा। और दोपहर में हम दोनों मिलकर इसी देसी रसोई में गोंद के लड्डू भी बनाएंगे। सच में दीदी, अब तो मुझे अपनी देसी रसोई में खाना सीखने का इंतजार है। कल्पना मुस्कुराते हुए देसी रसोई में खाना बनाने की तैयारी करती है। विद्या भी पहली बार ध्यान से सिलबट्टे और ओखली को देखती है और कल्पना के साथ देसी रसोई में खाना बनाना सीखना शुरू करती है। दोनों बहुएं साथ मिलकर खाना बनाने लगती हैं और रसोई में हंसी खुशी का माहौल बन जाता है। इस तरह विद्या को समझ आता है कि स्वाद के साथ साथ घर के संस्कार और अपनों का साथ भी जिंदगी में बहुत मायने रखता है।